ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द AFT इंस्टीट्यूट। और आज की क्लास जो है DLED वाले सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनकी लास्ट क्लास है दिस इज। और आज की क्लास में मैं मैथ्स का एक ओवरव्यू आप लोगों को देने वाली हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम जो है सब पास है सबके, और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कवर हो गए हैं। एक गाइडलाइन क्लास जो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं वो हमने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की जो है आप लोगों को गाइडलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, और आज जो है एक मैं आपको टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का एक ओवरव्यू सेकेंड ईयर DLED वाले जो बच्चे हैं हरियाणा, MP, ग्वालियर, ठीक है, MDU, तो सभी का जो है ना एक आपका सेकेंड ईयर का जो DLED है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको आज एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में जैसे हम अभी तक जैसे मैथ्स पढ़ते थे इतना तो हमें पता ही है कि जो हम पहले मैथ्स पढ़ते थे और जो हम DLED के क्लास के अंदर हम मैथ्स हमें पढ़ाया जाता है उसमें डिफरेंस होता है। वहां पर होता था कि मैथ्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैथ्स के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मैथ्स से रिलेटेड जो ये चीजें हम पढ़ते थे जब हम एज अ स्टूडेंट पढ़ते थे। लेकिन अभी हम एज अ प्यूपिल टीचर हम इस चीज को मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ये टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। और इसमें आपके देखिए जो यूनिट्स हैं उसमें आपको लेसन प्लान बनाने के लिए आता है, आपको टीचिंग मेथड्स बताए जाते हैं कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स की क्लास में या एक मैथ्स के टीचर को कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ाना चाहिए, किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए और किन ऑडियो विजुअल एड्स को यूज करना चाहिए क्लास के अंदर, जिससे कि इफेक्टिव तरीके से वो गणित का शिक्षण कर सके। फिर कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी हमें यहाँ पर स्टडी आउट करने होते हैं। तो इस तरह से करके जो है हम मैथमेटिक्स में जो भी यूनिट्स में दिया हुआ है वो सारा आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन इसी से रिलेटेड ही है। एक टॉपिक इसमें असेसमेंट को लेकर भी कवर होगा आपका कि जब आप मैथमेटिक्स को असेस करते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस को मैथ्स में जज करना चाहते हैं, तो वहां पर कौन से टूल्स, कौन से टेक्निक्स का आप यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इस किताब के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर इस चीज से रिलेटेड जो है देयर आर टोटल 4 यूनिट्स विच आर गिवन इन दिस बुक। आपकी जो सेकेंड ईयर DLED की बुक है उसके अंदर टोटल मिलाकर 4 यूनिट्स हैं जो आपकी इसी से रिलेटेड ही हैं सारी, ठीक है। तो देखिए जैसे फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वो मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो किससे रिलेटेड है? मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें आपके सारे टर्म्स, सारे कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके कवर होंगे। और फिर उसके बाद आपकी जो सेकेंड यूनिट है, नेम आप चेक कर लीजिएगा। सेकेंड यूनिट जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया मैथमेटिकल रीजनिंग की है, और आपकी जो सेकेंड यूनिट है दैट इज द प्रोफिशिएंसी इन द कंटेंट ऑफ अपर प्राइमरी क्लास। जो अपर प्राइमरी क्लास है उसमें आपने जो भी कंटेंट होता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रैक्टिकल पार्ट होता है, किस तरह के क्वेश्चंस अपर प्राइमरी लेवल पर आते हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से रिलेटेड हम थोड़ा 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 करते जाना है। तो जो यूनिट 2 है आपकी वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है, जैसे बॉडमास रूल आपका आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM, HCF, ये चीजें, मतलब आपको ये सब चीजें यहाँ पर जो है डाटा हैंडलिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें जो हैं हमें सेकेंड यूनिट के अंदर कवर करनी है। जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है इसमें से आपका एक छोटा सा क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिकल का आता है, तो वो आप सेकेंड पूरी यूनिट में से उतना पार्ट आपको करना होता है। और थर्ड यूनिट फिर आपकी है प्रोफिशिएंसी इन अलजेब्रिक थिंकिंग। सो प्रोफिशिएंसी इन अलजेब्रिक थिंकिंग, इसमें अलजेब्रा से रिलेटेड की पैटर्न्स क्या होते हैं, अलजेब्रा से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी आपकी कवर होती हैं। और फोर्थ यूनिट जैसे मैंने बताया था एक असेसमेंट की यूनिट है, तो आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो आपकी असेसमेंट से ही रिलेटेड है कि मैथमेटिक्स में अगर हम बच्चों को असेस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर गोइंग टू बी बेस्ट, और कौन से क्वेश्चंस हमें पेपर में देने हैं, किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, किस तरह कौन से क्वांटिटेटिव है, कौन से क्वालिटेटिव टूल्स हैं, ये सब चीजें हम जो है लास्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हम जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में एक ओवरव्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। शुरुआत जो है हमारी फर्स्ट यूनिट हमारी जो है वो क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। पहली यूनिट क्या है? मैथमेटिकल
मैथमेटिकल रीजनिंग है फर्स्ट यूनिट हमारी, ठीक है। गणितीय तार्किकता, गणितीय तार्किकता। तो गणितीय तार्किकता का मतलब इसमें आपने जो पढ़ने हैं वो थोड़े से टर्म्स और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उन चीजों को लेकर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है हाइपोथेसिस। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना। हाइपोथेसिस को फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें हमने क्या करना है? हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना। सो हाइपोथेसिस एक, जैसे हम कभी भी कोई एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और हम उसको फाइंड मतलब उसको सॉल्व करने के लिए हम उसके कई सारे वेज, कई तरीके से उसके बारे में सोचना, वेज को फाइंड आउट करना, वो चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं। या आप किसी तरह की कोई रिसर्च करते हो मान लो, तो रिसर्च भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का एक रास्ता होता है जहाँ पर आप मतलब ढूंढते हो। सर्च मतलब रिसर्च का मतलब यही होता है कि रीथिंक मतलब दोबारा से रीफाइंड, ट्राई टू फाइंड आउट अगेन। तो किसी चीज को फाइंड आउट करना, तो फाइंड आउट करने का मतलब यही है कि आप किसी प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हाइपोथेसिस वहां पर क्या काम करता है? ये वो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप एक सॉल्यूशन की तरह देख रहे हो कि हाँ इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, बट इट्स स्टिल टू बी टेस्टेड। तो ये वो हाइपोथेसिस वो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें अभी टेस्ट करना बाकी है। तो जिन्हें हमें अभी टेस्ट करना है। प्लीज कम इन। आप अपनी मैथ्स की बुक लाए हुए हो आज? अभी लेके आ रहे हो? जाओ लेकर आओ। आपका हरियाणा वाला ही है? हाँ ले आओ। तो हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, टेंटेटिव जनरलाइजेशंस होती हैं और वैलिडिटी ऑफ विच इज रिमेन्स टू बी टेस्टेड, जिनकी अभी वैलिडिटी हमें चेक करनी है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अभी अभी हम कई सारे लोगों पर अप्लाई कर रहे हैं, कई सारी परिस्थितियों पर अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हम इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि जो सॉल्यूशन हम एक देख रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए होना चाहिए, तो वो राइट है या नहीं है। वो हम उसका रिसर्च करने के बाद, उसको टेस्ट करने के बाद ही बता पाएंगे। तो हाइपोथेसिस मींस टेंटेटिव स्टेटमेंट्स या टेंटेटिव जनरलाइजेशंस, टेंटेटिव स्टेटमेंट्स और टेंटेटिव जनरलाइजेशंस which are still remain to be tested। तो ये वो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें अभी भी हमें जो है काम चलाओ या सामान्यकरण है, जिनके निष्कर्ष की परीक्षा अभी बाकी है, जिनकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। मतलब उनको वो ट्रू है या नहीं है, वी डोंट नो, अभी हमें उन्हें टेस्ट करना बाकी है। तो इसी को हम परिकल्पना बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, परिकल्पना के कुछ, जैसे आप कह सकते हो विशेषताएं होती हैं, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि जब आप कोई स्टेटमेंट मेकओवर करते हो किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो इट शुड बी क्लियर। उसकी पहली विशेषता क्या है? कि वो क्लियर होनी चाहिए, वो परीक्षण करने योग्य होनी चाहिए। सो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट शुड बी क्लियर एंड डिफाइंड। वो क्लियर होनी चाहिए, वो डिफाइंड होनी चाहिए और मतलब थोड़ी, और वो ऐसे होनी चाहिए कि जैसे आपको लाइक छोटी हो और उसमें जो है ना समराइज फॉर्म में आप कह सकते हो, ठीक है, उस तरह से होनी चाहिए। डिडक्टिव लॉजिक पर बेस्ड होनी चाहिए, बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है? अननोन टू नोन, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम पता है, अब नाउ सॉल्यूशन उसका जो है वो नोन की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो डिडक्टिव लॉजिक्स पर बेस्ड होनी चाहिए, वो डिटेल्ड होनी चाहिए।
कोई भी चीज उसमें छूटे नहीं, जो पॉइंट आप दर्शाना चाह रहे हो वो स्टेटमेंट के थ्रू दिखाई देना चाहिए पॉइंट जो है, और मात्रात्मक रूप में जिसे प्रदर्शित किया जा सके, यानी कि क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए वो। तो ये सब बातें जो है उसकी विशेषताओं में बताई जाती हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए, स्पेसिफिक। ये नहीं हो सकता कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही निकले, तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए कि जिस प्रॉब्लम को आप वहां पर डिफाइन कर रहे हो उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की फॉर्म में वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द अवेलेबल टेक्निक्स, मतलब लाइक ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि वो इम्पॉसिबल है, जिस जो सॉल्यूशन आप सामने दर्शा रहे हो वो इम्पॉसिबल है। लाइक मैंने बोला कि आसमान से तारे तोड़ना, तो इट्स इम्पॉसिबल, तो सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता ना। तो सॉल्यूशन वो होना चाहिए जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज से, अवेलेबल टेक्निक से जो है जिसको आप डिफाइन कर सको, जिसको आप सॉल्व कर सको। तो इट शुड बी रिलेटेड टू द अवेलेबल टेक्निक्स। इट शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। तो जो भी अवेलेबल टेक्निक्स है उनका यूज करके आप उसे जो है यूज कर सकते हो, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को उस प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, देन हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरीफिएबल। हाइपोथेसिस जो है वो क्या होने चाहिए? वेरीफिएबल। वेरीफाई कर सकते हो आप उन्हें, टेस्ट कर सकते हो उनको, वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो वो चीज जरूर होनी चाहिए उनके अंदर। एक बार मुझे अपनी मैथ्स की बुक शो करना। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको यूनिट 1 में कवर करवाया। ये लीजिए, देखिए अभी तक मैंने यही बताया कि इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट को मैंने जस्ट स्टार्ट टू डिस्कस, फर्स्ट यूनिट से मैंने स्टार्ट किया है डिस्कस करना। ठीक है, तो देखो जैसे आप फर्स्ट यूनिट में देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हाइपोथेसिस ही है, वहीं से मैंने स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो देखो ये हाइपोथेसिस मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना बोलते हैं। सो जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती है ना, तो हमारे दिमाग में उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के लिए ठीक होगा कि नहीं होगा, या आगे उस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या आप उस सॉल्यूशन को उन प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और ये तभी संभव है जब वो उस प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन हो, लेकिन करेक्ट सॉल्यूशन है कि नहीं ये हमें अभी चेक करना है। तो ऐसे टेंटेटिव स्टेटमेंट जो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप सोच तो रहे हो कि है, लेकिन उन्हें अभी टेस्ट करना बाकी है। जैसे आप कोई रिसर्च करोगे, आप कोई स्टडी करोगे, तो फिर उसके बाद आप देख पाओगे कि वो उस प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसलिए जब हम हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं तो हमने क्या बोलते हैं? दे आर द टेंटेटिव स्टेटमेंट्स और जनरलाइजेशंस व्हिच आर स्टिल रिमेन टू बी टेस्टेड, जिन्हें अभी भी हमें टेस्ट करना बाकी है। रिमेन टू बी टेस्टेड का क्या मतलब होता है? जिन्हें हमें अभी भी टेस्ट करना बाकी है। अब आगे देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं, जैसे इनकी हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं होती है। आप जब भी किसी प्रॉब्लम, जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, तो हमारा पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम हाइपोथेसिस सेट करना ही होता है, क्योंकि आप जिस प्रॉब्लम को आप स्टडी कर रहे हो उसका एक सॉल्यूशन हमारे दिमाग में है ना, तो आपने बस ये टेस्ट करना है, आपने उस रिसर्च का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सॉल्यूशन आप सोच रहे हो वो उसके लिए करेक्ट है या नहीं है, आप ये चीज टेस्ट करना चाह रहे हो।
तो बेसिकली उस प्रॉब्लम को, उस मतलब उस सॉल्यूशन को जो आप सोच रहे हो उसकी भी कुछ विशेषताएं है कि आप उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफाइन करते हो। स्टेटमेंट मतलब एक वाक्य के रूप में, एक क्लियर कट वाक्य जो आपको बता रहा है कि यस, कि ये सॉल्यूशन है। तो वो क्लियर होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक होना चाहिए, अननोन टू नोन जाने वाला, और देन उसके बाद डिटेल्ड होना चाहिए कि एक सेंटेंस जरूर दिया है लेकिन उसमें प्रॉब्लम का एस्पेक्ट जो आप देखना चाह रहे हो वो पूरा मिरर, वो क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। इज इट क्लियर? उसके बाद वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो जिसे आप मैथमेटिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सको। और उसके बाद वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ये नहीं कि आप प्रॉब्लम जो सोच रहे हो और वो सॉल्यूशन किसी और प्रॉब्लम का आपने यहाँ पे यूज कर लिया। तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्लियर। उसके बाद देखिए फिर इट शुड बी रिलेटेड टू द अवेलेबल टेक्निक्स। जो आपके पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ये नहीं कि मैंने बोला आसमान से तारे तोड़ना, ये सॉल्व बच्चा मांग रहा है कि मुझे तो तारे ला के दो, तो अब हम आसमान से थोड़ी तारे तोड़ सकते हैं। तो इसका टेंटेटिव सॉल्यूशन जैसे मदर ने उसको पानी में दिखा दिया कि जी टच कर ले बेटा, तो टेंटेटिव सॉल्यूशन में वो चीज होनी चाहिए जो अवेलेबल टेक्निक्स के जरिए, जो आपके पास अभी अवेलेबल है, उसके जरिए आप उस सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और फिर वेरिफिकेशन हो सकता है उसका, आप उसकी सत्यता की जांच कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सत्यता की जांच ही नहीं की जा सकती तो फिर वो सॉल्यूशन हाइपोथेसिस में नहीं आता। तो ये सब विशेषताएं किसकी होती हैं? हाइपोथेसिस की। ये चीज समझ में आई? अब आगे हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। हम कैसे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। सो फॉर्मुलेट करने का मतलब होता है कि जैसे तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें कोई रिसर्च करनी है, तुम्हें उसके लिए हाइपोथेसिस खुद से मेक ओवर करनी है, तो आप कैसे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे, बनाओगे कैसे? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जैसे कि वो हम फॉलो कर सकते हैं और उस तरह से हम हाइपोथेसिस को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे आगे देखिए पेज नंबर 4 पर, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी स्टडीड। सबसे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम जिसके लिए आपको हाइपोथेसिस को सेट करना है, उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो पढ़ने हैं वो स्टडी करना होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? जैसे कि अगर हम सपोज मान लो हम कोई भी चीज, हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे कुछ फैक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर सपोज मान लो मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो जो मेहनत करना है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अच्छे नंबर क्या है? डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मेहनत के ऊपर। तो जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा अच्छे मार्क्स, और कम मेहनत तो कम मार्क्स। इज इट क्लियर? तो ये चीज, तो हम यहाँ पर यही बात हो रही है कि हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल दो तरह के होते हैं। वेरिएबल मतलब चेंजेस, कि अगर एक में कोई परिवर्तन आ रहा है तो दूसरे में भी उसके कंपैरेटिवली कोई परिवर्तन आएगा। तो अगर आप एक वेरिएबल ले रहे हो इंडिपेंडेंट, तो एक वेरिएबल आपको कौन सा लेना है? डिपेंडेंट वेरिएबल लेना होता है। तो हाइपोथेसिस जब भी हम सेट करते हैं उसके साथ साथ हमें वेरिएबल्स भी सेट करने होते हैं। स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज वेरिएबल्स। फिर आपको वो नेचर बतानी है, उन वेरिएबल्स के बीच में किस तरह की प्रकृति है, किस तरह का रिलेशन है, वो रिलेशन बताना है कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। कभी कभी क्या होता है, एक के बढ़ने पर दूसरा कम होता है। जैसे डिमांड, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है ना, लेकिन सप्लाई बढ़ती है। तो आपको दोनों वेरिएबल्स जो आप ले रहे हो उनमें आपको रिलेशन को भी डिफाइन करना होता है। ठीक है, उसके अलावा सिंपल, वो कैसे होने चाहिए? सिंपल होने चाहिए। इट इज बेटर टू कंसाइज देन टू बी लॉन्ग वाइंडेड। कहते उसे कंसाइज करने की कोशिश करो, छोटा बनाने की कोशिश करो, रादर देन कि लंबे लंबे ग्रंथ नहीं लिखने हैं। सो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी सिंपल। उसे सिंपल होना चाहिए। इज इट क्लियर? देन उसके बाद डज नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू स्पेसिफिक मेजर्स। उसमें किसी भी तरह का कोई रेफरेंस, कोई स्पेसिफिक मेजर जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। उसके बाद इट्स टेस्टेबल, ये टेस्टेबल होना चाहिए। जो आप टेंटेटिव स्टेटमेंट जो आप अपने लिए डिफाइन कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? टेस्टेबल, क्योंकि टेस्ट करने योग्य होनी चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गया हमारा एक पार्ट, एक क्वेश्चन हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ यू विल
डिफाइन द हाउ यू विल डिफाइन द हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए ये आप करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेरियस स्टेप्स स्टडी द काउंटिंग प्रॉब्लम्स एंड नंबर पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू द वेरियस स्टेप्स, ये स्टेप्स दिए हुए हैं, ये आप खुद रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस, क्या होता है, तो इंडक्टिव रीजनिंग भी हम सबने पढ़ा हुआ है। इंडक्टिव का मतलब होता है जहां पर जो आता है और उससे जो नहीं आता उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब जब हम नोन से अननोन की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसी रीजनिंग को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। समझ में आया इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, जब हम नोन से अननोन की तरफ पहुंचते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो 4 है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब आगे क्या होगा, आप इस नोन को स्टडी कर रहे हो ना, और नोन से आप क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, अननोन, तो ये कौन सी रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग। समझ में आया। सो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम इस तरह से जो पैटर्न्स हमें दिए हुए होते हैं मैथमेटिक्स में, उन पैटर्न्स का यूज करके गिवन में रिलेशन फाइंड आउट करके, ये गिवन में ये दिया हुआ था, हमने इसमें रिलेशन फाइंड आउट किया ना, और उस रिलेशन के थ्रू हम अननोन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए इंडक्टिव रीजनिंग इज मेकिंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द पैटर्न्स यू ऑब्जर्व। जो पैटर्न्स आप देख रहे हो, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके आधार पर आप अननोन को अगर फाइंड आउट कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली ये यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास नोन कुछ गिवन है और उसके आधार पर आप अननोन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रीजनिंग। समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं रीजनिंग डायग्राम्स। आप रीजनिंग करने के लिए डायग्राम्स का भी यूज करते हो, उसी में ही है, उसी पेज पर, पेज नंबर 7 पर देखिए। डायग्राम मतलब वेन डायग्राम। डायग्राम का क्या मतलब होता है, अच्छा इसमें गिवन नहीं है, अच्छा तो वो फिर मैम, अच्छा फिर आप मैम से एक्सचेंज करा लेना ना बुक बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप जो है ना इससे देख लो 10 मिनट। सो देखिए इंडक्टिव रीजनिंग में आप रीजनिंग के लिए डायग्राम्स का भी यूज कर सकते हैं। आपने पहले वेन डायग्राम्स पढ़े हुए हैं ना। वेन डायग्राम क्या होते हैं, जैसे ये वेन डायग्राम ही होते हैं। जैसे सपोज आपको दिखाना है कि all males are not father but all fathers are males, ठीक है। तो all males are not father ऐसे क्यों, क्योंकि कुछ अनमैरिड मेल्स भी तो होंगे, ये बात समझ गए। ये देखो all males are not father but all fathers are मेल्स। इस स्टेटमेंट को आपने डायग्राम, वेन डायग्राम से दर्शाना है। इस स्टेटमेंट को आपने रीजन करके किसके थ्रू दर्शाना है, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू, वेन आरेख हिंदी में बोलते हैं इसे। सो वेन डायग्राम के थ्रू कैसे दर्शाते हैं, ऑल मेल्स आर नॉट फादर, तो आपने ये मेल्स दर्शाया और बीच में फादर दिखा दिया। तो अब ये वाले वो मेल्स हैं जो फादर नहीं है, जो अनमैरिड है। समझ आ गया। तो ये सारे मेल्स तो पूरे ही हैं, वैसे ये सारे ही मेल्स हैं, इसका मतलब ये पूरा पार्ट मेल्स का ही है। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फादर है, लेकिन मेल और फादर दोनों है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ मेल तो है लेकिन फादर नहीं है। तो आप इस चीज को हमने वेन डायग्राम पर ऐसे दर्शाया। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो ये चीज हमें मतलब वेन डायग्राम के थ्रू हमें कोई भी स्टेटमेंट दी हुई होती है तो हम उसे दिखा पाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद आता है एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 8 पे क्या दिया हुआ है, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स क्या होता है। सो एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स क्या होते हैं। एक्सियम्स क्या होते हैं, सबसे पहले एक्सियम्स होते हैं दो स्टेटमेंट्स विच आर यूनिवर्सली ट्रू। कौन से स्टेटमेंट्स, दोज स्टेटमेंट्स
which are universally true, जो यूनिवर्सली ट्रू है, जिन्हें सब सत्य मानते हैं, वो स्टेटमेंट जिन्हें सब लोग सत्य मानते हैं, एंड विच नीड नॉट टू बी प्रूवन, जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सियोम्स बोलते हैं। समझ में आया एक्सियोम्स क्या होते हैं? वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सत्य है। इन्हें आप सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स। दीज आर कॉल्ड एक्सियोम्स। इन्हें हम एक्सियोम्स बोलते हैं। समझ में आया? पोस्टुलेट्स क्या होते हैं हमारे? पोस्टुलेट्स होते हैं these are the statements which are true but they need to be proven, they can be proved also। ठीक है, those statements, postulates क्या हो गए? those statements which needs to be proven as true, जिन्हें हमें अभी सत्य साबित करना है, तो वो स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बाद हमारा थ्योरम्स आ जाता है। थ्योरम्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल प्रूफ्स। थ्योरम्स क्या होते हैं? थ्योरम्स होते हैं मैथमेटिकल प्रूफ्स। जिस हम कह रहे हैं ना, जिन्हें हमें प्रूव करने की जरूरत है, तो प्रूव करोगे कैसे? हम थ्योरम्स करते थे ना, और उन्हें हम प्रूव करते थे ना, उसमें लिखते थे टू प्रूव, लिखते थे ना, तो वो प्रूव ये मैथमेटिकल प्रूफ होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल प्रूफ, जिसके जरिए आप जो है एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को प्रूव करके दिखाते हो, वो तरीका, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्योरम्स। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स। ठीक है, अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेशन। अगला पेज नंबर 10 पर देखिए क्या दिया हुआ है? वैलिडेशन प्रोसेस क्या होता है? वैलिडेशन प्रोसेस का मतलब होता है, आप जब किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टर्म की वैलिडिटी को चेक करते हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैलिडेशन प्रोसेस। जैसे बच्चों को मैथ्स करवाते हैं, तो पहले वो मल्टीप्लाई कर देता है, या वो पहले डिवाइड कर देता है, बाद में उसको उसी डिवीजन को चेक करने के लिए कहा जाता है ना, तो वो क्या करता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से करता है। तो इसका मतलब वो अपने सॉल्यूशन को क्या करने की कोशिश कर रहा है? चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो चेक जो होता है, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन प्रोसेस। सो वैलिडेशन प्रोसेस में हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? उसकी वैलिडिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम वैलिडेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो हम कोई भी एक ऐसा पॉइंट भी उसके लिए खिलाफ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि तब वैलिडेशन प्रोसेस चेक होता है। मतलब आपने कोई भी एक एग्जांपल, जैसे सपोज मान लो हम कह रहे हैं कि 2 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर इवन नंबर होते हैं, तो अब आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, जितने भी नंबर देख रहे हो, वो सभी इवन नंबर्स हैं। कोई भी एक भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है और वो इवन नंबर नहीं है। बात समझ आई? तो आप जो कोई एक रूल बता रहे हो, जो कोई एक सॉल्यूशन बता रहे हो, वो सभी सिचुएशंस पर एप्लीकेबल है। तो उसके लिए एक भी आपके पास ऐसा पॉइंट नहीं है जो उसके उस वैलिडेशन को क्रॉस कर सके, उल्टा साबित कर सके, गलत साबित कर सके। इज इट क्लियर? तो वैलिडेशन प्रोसेस ये होता है कि जिसके लिए हमारे पास कोई काउंटर एग्जाम्पल ना हो। समझ में आया? कोई एक भी ऐसा पॉइंट ना हो जो उसे गलत साबित कर सके। तो काउंटर एग्जाम्पल, अब इसके आगे वही चीज आ जाती है, काउंटर एग्जाम्पल
काउंटर एग्जाम्पल आप देख सकते हो पेज नंबर 13 पर है, काउंटर एग्जाम्पल मिला? ये तो होगा आपके पास, आपकी बुक में भी होगा, अपनी बुक खोल लो। मिल गया? हाँ जी, 13 पेज पर दिया हुआ है काउंटर एग्जाम। अच्छा, अच्छा, इट्स ओके, कोई बात। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप 13 वाला पेज नंबर ढूंढ लो। तो काउंटर एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? इट इज एन एग्जाम्पल विद अ नेगेटिव कॉनोटेशन। काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है? काउंटर एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल विद अ नेगेटिव कॉनोटेशन। क्या होता है ये? विद नेगेटिव कॉनोटेशन। एक भी ऐसा पॉइंट जो उस स्टेटमेंट को प्रूफ ना होने दे, जिससे उसका वैलिडिटी जो है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। वैलिडेशन प्रोसेस, आप उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हो, और एक भी ऐसा एग्जाम्पल जिसने उसे साबित नहीं होने दिया, उस एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एग्जाम्पल या काउंटर एग्जाम्पल। इज इट क्लियर? उस एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल। देखिए, जैसे अब हमारे पास है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। अब आपके पास इसके लिए कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है। आप ट्रायंगल के 3 एंगल्स मेजर करो, उनको कुछ भी लो, लेकिन तीनों को जब आप सम करोगे ना तो उसका आंसर क्या आएगा? 180 आएगा। आप जितने मर्जी एग्जांपल्स ले लो। लेकिन देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई भी ऐसा पॉइंट लेते हैं और वहां पर हमारे पास एक भी काउंटर एग्जांपल अगर आ जाता है जो उस बात को साबित नहीं होने दे रहा, तो हम वो जो वैलिडेशन प्रोसेस है उसका वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है वहां पर। ठीक है, वैलिडिटी चेक करने का प्रोसेस। देखो, जैसे ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इट इज अ स्क्वायर। इन्होंने यहाँ पर ये दिया है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है तो वो एवरी टाइम स्क्वायर होता है। हाँ, मान लिया ये स्क्वायर है, अब मान लिया ये भी स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है, बहुत सारे एग्जांपल्स निकाले, लेकिन एक काउंटर एग्जांपल इसका है जो स्क्वायर नहीं हो सकता। इसकी चारों साइड्स इक्वल है बट ये स्क्वायर, ये इसके लिए क्या हो गया? काउंटर एग्जांपल। ये इसके लिए क्या हो गया? काउंटर एग्जांपल। इस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए, जैसे इसके स्टेटमेंट क्या है? इफ ऑल द साइड्स of quadrilateral are equal, it is a square। ये आपका स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है, और इस स्टेटमेंट को वैलिडेशन प्रोसेस आप इसका ये यूज कर रहे हो अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए। आप इसकी वैलिडिटी को चेक कर रहे हो कि ये स्टेटमेंट जो लिखा गया कितना करेक्ट है या कितना झूठ है इसमें। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, लेकिन एक एग्जांपल बीच में आपको ऐसा मिल गया, ये रोम्बस का एग्जांपल है ना ये। तो रोम्बस का एक एग्जांपल ऐसा मिल गया, काउंटर एग्जांपल, जिसने इसको क्या कर दिया? स्टेटमेंट को फॉल्स, इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड काउंटर एग्जांपल, नेगेटिव कॉनोटेशन। नेगेटिव कॉनोटेशन मतलब जो इस बात को साबित नहीं होने दे रहा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम जब वैलिडेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम काउंटर एग्जांपल भी फाइंड आउट करते हैं। अगर उसका एक भी काउंटर एग्जांपल मिल जाता है तो उसका वैलिडेशन प्रोसेस वहीं पर क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। इज इट क्लियर? आप उसे साबित नहीं कर पाते। अगला आ जाता है इसके बाद कंजेक्चर। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कंजेक्चर। कंजेक्चर वो स्टेटमेंट होता है जो हमारे अकॉर्डिंगली करेक्ट है, बट वो करेक्ट है कि नहीं है ये जरूरी नहीं है, जिसे टेस्ट करना बाकी है। कंजेक्चर बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट को बोलते हैं जो आपने सबसे पहले बनाई। जैसे आपने ये सबसे पहले बनाई ना ये स्टेटमेंट, ये कंजेक्चर ही है। अभी जब तक इसको आप प्रूफ ना कर दो तब तक ये क्या है? कंजेक्चर। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं?
कंजेक्चर बोलते हैं। इज इट क्लियर? कंजेक्चर का मतलब देखो क्या होता है, दैट वी टेक टू बी ट्रू थ्रू आवर इंट्यूशन। जो हम अभी अपने इंट्यूशन से बोल रहे हैं कि ये ट्रू है, मेरा अंदाजा है, मेरे पास इंट्यूशन मतलब जितनी भी तुम्हारे पास अभी तक मैथमेटिकल नॉलेज है उसके बेस पर तुम्हें लग रहा है कि ये ट्रू है। इज इट क्लियर? उसके बेस पर तुम्हें लग रहा है कि ये करेक्ट है, बट ये करेक्ट है कि नहीं है? कंजेक्चर मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू। ये ट्रू भी हो सकता है और ये ट्रू नहीं भी हो सकता। जैसे ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं ये वाला, अब ये जो कंजेक्चर है इसके लिए आपको एक भी काउंटर एग्जांपल नहीं मिला ना, तो ये ट्रू वाला है। ये कैसा कंजेक्चर बन गया? ट्रू वाला। और ये मे नॉट ट्रू, ये मे नॉट ट्रू वाला कंजेक्चर बन गया क्योंकि इसमें आपको एक काउंटर एग्जांपल मिल गया। लेकिन आपको अभी जब आप स्टेटमेंट बना रहे हो, जिस समय आप कंजेक्चर बना रहे हो अपनी इंट्यूशन से, उस समय वो करेक्ट है और करेक्ट नहीं भी हो सकता। लेकिन ये कैसे पता लगेगा? जब आप उसका वैलिडेशन प्रोसेस चेक करोगे, उसका काउंटर एग्जांपल देखोगे। अगर वो नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है, तो तब वो जो है कंजेक्चर ट्रू है। और अगर उसका एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो वो काफी है उस कंजेक्चर को फॉल्स साबित करने के लिए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड कंजेक्चर। Conjecture may be true or may not be true. If we prove it, it becomes a theorem. अगर हम इसे प्रूव कर देते हैं, अगर कंजेक्चर को आप प्रूव कर देते हो ना, ट्रू साबित कर देते हो, तो ये थ्योरम बन जाता है। जैसे ये ट्रू साबित हो गया ना, अब आप इसको थ्योरम में पढ़ते हो ना, बच्चों को थ्योरम में कराया जाता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो थ्योरम्स कैसे बनती हैं? कंजेक्चर से बनती हैं। थ्योरम्स कैसे बनती हैं? कंजेक्चर से बनती है। ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं। अगला पेज नंबर 15 पर आप आ जाना। वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद हमने क्या करना है? वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अब वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? सो वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आप उस स्टेटमेंट के वैलिडेशन प्रोसेस में वैलिडिटी के साथ यूज कर रहे हो, करेक्टली यूज कर रहे हो, वो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स जो उस स्टेटमेंट में यूज नहीं किए जाने चाहिए बट आप कर रहे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। जो गलत आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आप समझ रहे हो कि ठीक है लेकिन वैसे वो आर्ग्यूमेंट्स ही क्या है? झूठे आर्ग्यूमेंट्स है। तो झूठे आर्ग्यूमेंट्स को इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इज इट क्लियर? और सही आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। So an argument is formed by premises and conclusions. Premises are the statement that are accepted as true. Valid arguments क्या होते हैं? ये वो premises से बनते हैं जिन्हें हमने सबने accept किया है, जो सबके द्वारा स्वीकार किए गए हैं as true। तो क्या होते हैं valid arguments? An argument is formed by premises। एक argument जो है वो किससे बनता है बेटा? It is made by premises। ये किससे बनते हैं? premises से बनते हैं। समझ आई बात की? आर्ग्यूमेंट्स किससे बनते हैं? premises से बनते हैं। और premises क्या होते हैं? premises are the statement that are accepted as true। premises वो statements होती हैं जिन्हें हमने एक सच की तरह स्वीकार किया है। are the statements which are accepted as true, जिन्हें हमने सच की तरह स्वीकार किया है। तो जिन्हें हमने सच की तरह स्वीकार किया है वैसे आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? वैलिड आर्ग्यूमेंट। और जिन्हें हमने सच की तरह स्वीकार नहीं किया है लेकिन आप फिर भी उन्हें यूज कर रहे हो तो वो क्या होंगे? इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। समझ में आ गया? आप ऐसे भी कह सकते हो अनएक्सेप्टेड प्रीमिसेस। क्या बोल सकते हो? अनएक्सेप्टेड प्रीमिसेस आर कॉल्ड एज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। ये बात समझ आ गई? अनएक्सेप्टेड प्रीमिसेस आर कॉल्ड एज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। प्रीमिसेस। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? मेड बाय, ठीक है जी, ये चीज। अब आगे हम बात करते हैं
इसका एक एग्जाम्पल बात कर रहा है अनएक्सेप्टेड आर्ग्यूमेंट्स का। वन एग्जाम्पल ऑफ किसका? इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स का। एक एग्जाम्पल फैलेसी होता है। फैलेसी का मतलब झूठ, मिथ्या। फैलेसी का मतलब क्या होता है? झूठ, मिथ्या। जैसे कह दो ऑल डॉग्स हैव टेल, इन्होंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है, गाय का पिक्चर बना हुआ है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इसके मुंह से वो क्या बोल रहे हैं? ऑल डॉग्स हैव टेल। ऑल डॉग्स हैव टेल। ऑल डॉग्स हैव टेल मतलब सारे डॉग्स के पास क्या होती है? पूंछ होती है। सो आई ऑल्सो हैव अ टेल। काओ कहे अगर अपने लिए कि मेरे पास भी टेल है, सो देयरफॉर आई एम अ डॉग। ये वो प्रूफ साबित कर रही है कि मैं डॉग हूं। एक काओ अपने आप को कह रही है कि मैं डॉग हूं। कैसे डॉग हूं? क्योंकि ऑल डॉग्स हैव टेल, आई हैव ऑल्सो अ टेल, सो आई एम अ डॉग। सो इट्स अ फैलेसी। ये क्या है? क्या ऐसा कह देने से कि उसके पास पूंछ है तो क्या वो काओ डॉग बन गई? नहीं, तो इट्स कॉल्ड फैलेसी। समझ में आ गया? झूठ, मिथ्या। क्योंकि आपका यहाँ बेस ही गलत है, आपका यहाँ ग्राउंड ही गलत है। जिस आधार पर आप उसे टेस्ट कर रहे हो वो आर्ग्यूमेंट ही इनवैलिड है। क्योंकि उसे हमने इनवैलिड क्यों है? क्योंकि वैलिड आर्ग्यूमेंट वो होता है विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू, जिसे सबने ट्रू माना हो। क्या हम सिर्फ गाय की पूंछ होती है इस आधार पर हम उसे डॉग बोल सकते हैं? तो ये आर्ग्यूमेंट ही क्या है? इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। समझ में आया? सो इस तरह से इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने मैथमेटिक्स में भी इनवैलिड आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कि जैसे हमें शो करना है देखो इन्होंने कितने उससे बताया हुआ है ये चीज। फैलेसी का एक और एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक जैसे ये दिया हुआ है ए, क्योंकि फैलेसी है ना तो कुछ भी लिख सकता है इंसान। ए स्क्वायर को ए बी के इक्वल प्रूफ करना है, तो उसने यहाँ पे बताया कि दोनों तरफ हमने बी स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ बी स्क्वायर से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ भी क्या हो गया? ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब इसने क्या किया? इसे हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी, ए माइनस बी, और इसे क्या लिख सकते हैं? बी कॉमन, ए माइनस बी। अब ये चीज है ही गलत ना। अब क्या कर दिया? ए माइनस बी से ए माइनस बी इन्होंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख दिया? बी लिख दिया। अब आगे इसने क्या लिख दिया कि बी को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। तो ए क्या हो गया? ये बी से भी कैंसिल हो गया, तो ए क्या हो गया? इन्होंने मतलब ए को ऐसे करके जो है ना 1 बना दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? ए को 1 बना दिया। नहीं, ए को पता नहीं इन्होंने ना यहाँ पर क्या लिख दिया, क्योंकि ए बराबर बी है, इन्होंने ये बताया है क्योंकि ए बराबर बी है तो 2b बराबर बी, मतलब फैलेसी है ना, क्योंकि झूठ है, कुछ भी ले रहे हैं और उसमें झूठ वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे यहाँ देखो 2 को 9 के बराबर, कई एग्जाम्पल दिए हुए इन्होंने 17 पेज पर, ये सब फैलेसी है। टू शो 2 इक्वल टू 9 है ना, टू शो 1 इक्वल टू 3। तो ये एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल्स हैं? फैलेसी एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं किया गया विच इज वैलिड, जो वैलिड आर्ग्यूमेंट हो। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर आप उसे प्रूव कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो ये चीज, इसके बाद आ जाएंगे पेज नंबर 18 पर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से आप क्या समझते हैं? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम और जिसको आप मतलब सॉल्व करना चाहते हो। एक प्रॉब्लम जो आपके सामने है, आपको नहीं पता है इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है, बट हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वही तरीका है। अगर टीचर मैथमेटिक्स की क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज कर रहा है पढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो बच्चों को प्रॉब्लम दे रहा है सामने और बच्चे को नहीं पता उसे क्या करना है, बट वो उसे ट्राई टू फाइंड आउट, उसके सॉल्यूशन को वो सॉल्व करने की खुद से कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं
और इस मेथड को यूज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समझ में आ गया? It is an ongoing activity in which we take what we know to discover when we don't know. मतलब कहता है कि यहाँ पर हम तब उस चीज को फाइंड आउट या सर्च या जानने की कोशिश करते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। तो इट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्योंकि प्रॉब्लम का मतलब ही यही होता है कि जब उसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है बट यू ट्राई टू फाइंड आउट, तभी तो वो प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे को पता है उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं है। बात समझ आई? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उसी मेथड को कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स जैसे बताए हुए हैं, जैसे सबसे पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसी प्रॉब्लम है। हमें उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक का सफर क्या होगा कि पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्राइब एनी बैरियर्स, उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें कौन कौन सी हैं उसे स्टडी करना। ठीक है, बैरियर्स मतलब रुकावटें। आइडेंटिफाई वेरियस सॉल्यूशंस, वेरियस सॉल्यूशंस थर्ड स्टेप का मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, वेरियस सॉल्यूशंस का मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, हाइपोथेसिस मेक ओवर करना। फोर्थ, देन ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, फिर उन टेंटेटिव स्टेटमेंट्स में से जो एक करेक्ट सॉल्यूशन है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करना। देन इवैल्यूएट द रिजल्ट, अब क्या वो जो एक सॉल्यूशन आपने निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके लिए कोई भी एक काउंटर एग्जांपल हो। तो ऐसा कोई भी काउंटर एग्जांपल नहीं होना चाहिए, वो वैलिड प्रूफ होना चाहिए। तो तब आप कहेंगे कि वो उस प्रॉब्लम का श्योर सॉल्यूशन है। अगर उस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन आपने निकाला है उसका एक भी काउंटर एग्जांपल आ जाता है तो इसका मतलब वो उसको वैलिड प्रोसेस के थ्रू चेक नहीं हो पाया और वो उसका करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? 6 स्टेप्स इसके मिल गए ना, 6 स्टेप्स, 5 स्टेप्स सॉरी दिए हुए हैं। पहला अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दूसरा डिस्क्राइबिंग द बैरियर्स, तीसरा आइडेंटिफाई वेरियस सॉल्यूशंस, चौथा ट्राइंग आउट अ सॉल्यूशन, उसका एक सॉल्यूशन जिसे आपने ट्राई आउट करना है। देन फिफ्थ पॉइंट पर इवैल्यूएट द रिजल्ट। समझ में आ गया? सो ये है। देन इसके बाद इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स, ड्रॉबैक्स ये आप अपने आप पढ़ेंगे। उसके बाद आता है व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, पेज नंबर 21 पर मिल गया। सो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है क्रिएटिव, मतलब लाइक आप मैथमेटिक्स कर रहे हो और हर दिन हर समय नई नई प्रॉब्लम सामने आनी है, तो बच्चों को उसके लिए आपको सॉल्व करने का तरीका भी जो है वो एक नए तरीके से, नए अप्रोच से देखना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती है मैथमेटिक्स में तो हमें उसको देखने का नजरिया बार बार अपना क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। उसे ऐसे भी देखना पड़ता है, वैसे भी देखना पड़ता है, हर एंगल से उसे समझना पड़ता है। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है जहां पर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में नए नए तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हो, एक तरह की डाइवर्जेंट थिंकिंग। इज इट क्लियर? एक तरह की डाइवर्जेंट थिंकिंग, उस तरह से आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। क्रिएटिव मीन्स टू मेक और थिंक समथिंग न्यू एंड अनयूजुअल, जहां पर आप कुछ नया बनाने की कोशिश करो, कुछ अनयूजुअल बनाने की कोशिश करो। अनयूजुअल मतलब विच इज नॉट, मतलब जो आप जनरली नहीं देख रहे हो, विच इज अनयूजुअल, जो सिर्फ आपके द्वारा बनाया गया, उसे पहले किसी और ने देखा नहीं है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। क्रिएटिव थिंकिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि इस तरह से जो लोग सोचते हैं वो कई तरह की प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग। इसके साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट। ये मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू फर्स्ट यूनिट का सारा दे दिया। ठीक है, समझ आ गया? अब आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रोफिशिएंसी इन कंटेंट ऑफ अपर प्राइमरी लेवल। इसमें सारा ना प्रैक्टिकल, इसमें एक छोटे छोटे दो नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इससे ज्यादा इसमें से नहीं आता। सो ये देखो, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, रोमन नंबर्स, ये सब क्या होते हैं हमारे। तो देखो जैसे थोड़ा थोड़ा बताते हैं। इंडियन सिस्टम, इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं ना। सो इसमें क्या होता है, आपका पीरियड जैसे ये होता है, लाइक वंस का पीरियड होता है ना, जिसमें क्या क्या होता है, वंस होता है, टेंस होता है और हंड्रेड्स होता है, 3 होते हैं, है ना। उसके बाद दो सारे होते हैं। ठीक है, तो ये वंस का हो गया। उसके बाद वंस के बाद हमारा क्या आ जाता है, थाउजेंड्स का।
पीरियड, थाउजेंड्स के पीरियड में एक 1000, 100 के बाद 1000 आता है ना, ठीक है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और उसके बाद 10,000 आ जाता है। फिर लैक्स का पीरियड आ जाता है, इसमें 1 लाख और 10 लाख आ जाता है। फिर करोड़ का आ जाता है, 1 करोड़ और 10 करोड़ आ जाता है। तो ऐसे फिर अरब का आ जाता है, फिर खरब का आ जाता है, 1 खरब और 10 खरब आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका नील, उसके बाद ऐसे ही आ जाता है, नील के बाद आपका शंख लास्ट में होता है, नील, पदम, उसके बाद आ जाता है आपका शंख। तो सबके दो, 1 शंख 10 शंख, पदम में भी 1 पदम 10 पदम, नील में 1 नील 10 नील, खरब में 1 खरब 10 खरब, अरब में 1 अरब 10 अरब, ऐसे करके ये पूरा इसका पैटर्न चलता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप कोई भी नंबर हो तो आप इस पैटर्न के थ्रू इंडियन सिस्टम में कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, जो बाहर चलता है, उसमें 3-3 के कॉलम्स बनते हैं। उसमें कैसे बनते हैं? 3-3 के ब्रेक्स बनते हैं। जैसे देखो, पहला वंस का ही होगा, पहला सेम होता है इंडियन और इंटरनेशनल में, जिसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स आ गया। समझ आया? दूसरा हमारा थाउजेंड्स वाला होता है। दूसरा कौन सा होता है? पीरियड तो सेम होता है लेकिन नंबर इसमें 3 आ जाते हैं, बस 1000, 10,000 और 100,000। ठीक है जी, क्या आ जाता है इसमें? 1000, 10,000 और 100,000। समझ आया? उसके गलत दिया होगा, आप ये वाला नोट, हाँ नहीं ये गलत है, ठीक है, वो इन्होंने सब कुछ 1000 में ही मेंशन कर दिया। वंस, टेंस और हंड्रेड्स आपका वंस में होता है, उसके बाद वाला आपका 1000, 10,000 और 100,000 ये आपका इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, वंस, टेंस और 100,000 आ गया। इसके बाद इसमें मिलियन आ जाता है। क्या आ जाता है? मिलियन आ जाता है। तो मिलियन में 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन आ जाता है। फिर मिलियन के बाद बिलियन होता है, उसमें भी यही 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और उसके बाद आ जाता है ट्रिलियन। क्या आ जाता है? ट्रिलियन में भी 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन आ जाता है। समझ में आ गया? तो ऐसे करके 1, 10, 100 सबके अंदर आता है। इज इट क्लियर? जैसे आप कोई भी नंबर है, आपने उसे पढ़ना है, मान लो ये देखो ये लिखा हुआ है 5 4 7 8 9 3 6 4 9, ये नंबर आपने रीडिंग करना है। समझ आई? अब इसमें क्या करेंगे? 3-3, इसमें कैसे ब्रेक करते हैं? 3-3 के। तो 3-3 में ये वंस का है और ये कौन सा है? थाउजेंड्स का है और ये कौन सा है? मिलियन वाला है। तो इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? 547 मिलियन, क्या पढ़ेंगे इसे? 547 मिलियन, उसके आगे 893,000, क्या करेंगे इसे? 893,000, ये थाउजेंड्स वाला था ना दूसरा, और लास्ट में बोलेंगे 649, ऐसे करके रीड करते हैं। समझ आया? तो ये चीज इसमें करी जाती है। कोई भी नंबर हो उसे ऐसे बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन में पढ़ना होता है। इसी के आगे और होता, मान लो इसी के आगे होता 794 भी होता, तो आप क्या पढ़ते हैं? 794 मिलियन के बाद बिलियन आता है ना, तो बिलियन फिर आगे वाला नंबर ये, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ते हैं। दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम। फिर आ जाता है हमारा रोमन नंबर्स। पेज नंबर आप देखो 26 पर रोमन नंबर दिए हुए हैं ना। सो रोमन नंबर में ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि 1 है, 5 है, 5 को V बोलते हैं, X को 10 बोलते हैं, C को 100 बोलते हैं, D को 500 और M को 1000 बोलते हैं, ठीक है।
ये दियो है ना ऊपर, ये इसके रूल्स हो गए। और इसके अलावा एल को 50 बोलते हैं, हाँ, सी को 100 बोलते हैं, डी को 500 बोलते हैं, ठीक है। सो ये अब आपका देखो इसमें 10, 100 और 1000 वाला जो है ना, 10 वाला एक्स होता है, 100 वाला सी होता है और 1000 वाला एम होता है। ये तीन है ना, एक्स, सी और एम जो है, तो ये जो तीन नंबर्स हैं ये आपके मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं किसी चीज को लिखने के लिए। जैसे आपने 30 लिखना है तो आप एक्स 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 लिख सकते हो, इससे ये रूल है रोमन नंबर्स का। अब आपने 40 लिखना है तो आप तब ये एक्स 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 लिखोगे तो ये गलत होगा। आप ये नंबर्स को मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हो? 10 के मल्टीपल्स वाले नंबर्स को 3 बार, उससे ज्यादा बार नहीं कर सकते। अब जैसे आई को हम क्या बोलते हैं, ये भी 10 के मल्टीपल में 1 ही तो होगा सबसे छोटा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, आगे और आगे 1 लाख, इनको आप मैक्सिमम, जैसे आई को 1 को आई बोलते हैं, तो आप आई 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 3 बार लिख सकते हो 3 को दिखाने के लिए, लेकिन 4 दिखाने के लिए आप आई 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 नहीं लिख सकते। बात समझ आई? अब जब आपको 5, जैसे यहाँ पे मान लो आपको 3 तक लिखा तो ये हो गया, 2 लिखा तो ये हो गया, 1 लिखा तो आई हो गया, लेकिन अब 4 लिखना है तो आप 4 बार आई नहीं लिखोगे, क्योंकि ये मैक्सिमम कितनी बार अलाउड है लिखना रोमन नंबर में? 3 बार रिपीट। अगर चौथी बार लिखना है तो हम इसे क्या लिखेंगे? चौथी बार लिखते समय हम इसे लिखेंगे वी, क्या होता है 5, वी 5 होता है ना। अगर इससे पहले आप कोई नंबर लगाओगे तो माइनस कर रहा है वो, और इसके बाद लिखोगे आप ये वाला कोई नंबर तो वो प्लस कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो हमने इसे पहले लगाया तो 5 - 1 कितना हो गया? 4 हो गया, और v पे आके 5 ही हो गया, v पर आकर 5 हो गया। अब जैसे 6 लिखना है तो v के बाद लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा i, तो ये 6 हो गया, और v के आगे फिर 2 लिखेंगे तो 7 हो गया, और v के आगे 3 बार लिखेंगे तो 8 हो गया। 4 बार नहीं लिख सकते 9 लिखने के लिए। बात समझ आई? v के आगे 3 लिख रहे हो तो 5 के आगे 6, 7, 8, 3 जुड़ गया। अब अगर हमें 9 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? अब x 10 होता है, अब 10 से पहले i लगाएंगे तो 10 - 1 बन जाएगा, और फिर आगे 10 बनाएंगे तो ये 10 बन गया, x को हम 10 बोलते हैं। और फिर 11, ऐसे पूरे रूल्स चलते हैं टिल एंड। कोई भी नंबर आपने 3 बार रिपीट करना होता है इनमें से जो 10 के मल्टीपल वाले होते हैं, और माइनस करना है तो उसको पहले लगाओ, और प्लस करना है तो बाद में लगाओ। एक बात और हम यहां डिस्कस करते हैं, जैसे मेरे पास आई वी दिया है, ये क्या होता है 4 होता है ना, लेकिन मुझे लिखना है 4000, क्या लिखना है? तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। बार का मतलब 1000 होता है, बार का मतलब क्या होता है? 1000। तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया? 4000। आपको 10,000 लिखना है तो 10x होता है ना, इस पे बार लगा दो तो क्या बन गया? 10,000 बन गया। तो इस तरह से आप 1000 वाली टर्म्स जितनी हैं उनको भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा 2522, आपने किस नंबर को रोमन में लिखना है? तो आप ये ब्रेकअप अगर देखो तो ये 2520 और 2 यही होना चाहिए ना। तो 2000 आपका, आपको पता है m 1000 को डिनोट कर रहा था, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2m। और 500 क्या था? d। क्या था 500 हमारा? d। फिर 20 हमारा 2 10 हो जाएंगे, और 2 के लिए हमारा i हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? m m d x x i i। तो ये हमारा रोमन नंबर। बात समझ आ गई? इस तरह से आप कोई भी नंबर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये सब हमें आते हैं। अगले पेज पर देखिए 28 पेज पर, ये पिक लेनी है तो ले लो, फिर अगले पेज पर करते हैं। ये जितने भी दिए हुए हैं ना आगे देखो, ये तो ऑपरेशंस है, ये तो तुम्हें पता है कि एक कोई वैल्यू ना गिवन हो, स्टार बने हुए हैं 29 पर, आपको प्लस मिसिंग नंबर निकालना हो, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ये वही चीजें दी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं है इनमें। ऑड नंबर, इवन नंबर, बॉड मास रूल करा हुआ है ना हमने पेज नंबर 36 पर, बॉड मास रूल, इसका एक आधा क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन,
सब्ट्रैक्शन। तो जब भी रूल हम फॉलो करते हैं तो इसी पैटर्न में रूल्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ आता है आपको निकालना। पेज नंबर 43 पर एलसीएम फर्स्ट ईयर में भी थे ना ये तो मैथमेटिक्स, तो ये सब हमने वहां भी किया हुआ है। तो ये वही आपके एलसीएम, फिर आगे एचसीएफ, ये वही वाले पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। उसके आगे बढ़ते जाओ, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये सब हमें निकालना आता है। स्क्वायर रूट निकालना आता है, क्यूब रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट सभी अपने आप करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, पेज नंबर 93 पर आ जाओ। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। जैसे 7/10 दिया है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या कर देंगे 100, तो कितना परसेंट हो गया 70%। इज इट क्लियर? ये हमने क्या किया, फ्रैक्शन से इनटू परसेंटेज, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज पे गए हैं। और इसका उल्टा भी हो सकता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जानो। आपको ये दिया हुआ है 70% और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप परसेंटेज अगर हटाओगे तो अपॉन 100 लिखोगे और आप यहां पर काट दिया तो आंसर कितना आ गया 7/10। और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 0.7। 7/10 क्या हो जाएगा 0.7, ठीक है। ये आपका परसेंटेज हो गया। कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं वो देख लीजिएगा। रेशो प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन पता है, A/B, C/D। तो इसका मतलब क्या होता है A/B, C/D, ठीक है। तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू BC। इसमें ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये सेकंड प्रोपोर्शन होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है और ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। इसमें बीच वाले दो को हम और क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। बीच वाले दोनों को क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, और साइड वाले दोनों को क्या बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस। क्या बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस। अब जैसे यहां देखो, आपको वो बोल रहा है कि आपको 2, 3, 5 और फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो 2:5 इज इक्वल टू 7:x, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीम वालों को एक साथ करते हैं और 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/2, 17.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17.5। अब यही वैल्यूज को आप चेंज कर दो, यहां पर वो आपसे कह रहा है कि 2, 5, यहां फिल इन द ब्लैंक है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो तब आप क्या करोगे 2:5 और यहाँ पे x लिख के और यहाँ 7। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14 और बीच वाले दोनों 5x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई इस बार 14/5, ठीक है 2.8 आ गया। तो ऐसे करके वो जिस नंबर को बोलता है फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन, तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें कम ही आते हैं, प्रैक्टिकल में सिंपल से ही आते हैं बिल्कुल एकदम। सो यू आर एबल टू डू, आप थोड़ा बहुत इनमें प्रैक्टिस करोगे, एक एक पेज में एक एक दो दो क्वेश्चन करते जाओ हर पेज से, ठीक है, तो अपने आप हो जाएगा। आगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आगे क्या आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल वो जो शुरू में दिए पैसे,
किस रेट से दिए, कितने समय के लिए दिए, अपॉन 100। और अमाउंट क्या होता है, जो आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट क्लब होकर मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ऐसे ही कंपाउंड अमाउंट भी होता है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वो भी मिलता है ना, वो भी कंपाउंड हो जाता है। तो जैसे वहां अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट टू द पावर n, ये कंपाउंड अमाउंट होता है, ठीक है। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सब क्या कर ओ ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया है। उसके बाद डाटा हैंडलिंग दूसरा पार्ट है, पेज नंबर 146 पर। डाटा हैंडलिंग में स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। डाटा हैंडलिंग में क्या आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स। मिल गया। इसमें से आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी मतलब आता है, ठीक है। तो थ्योरी में भी जैसे स्टैट्स क्या होता है, डाटा क्या होते हैं। सो स्टैट्स मतलब कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है आप जो भी डील करता है, ये न्यूमेरिकल टर्म्स के साथ डील करता है, जहां पर आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो डाटा के थ्रू, ठीक है। जहां पर आप सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हो डाटा, सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो, रिजल्ट्स कंक्लूड करते हो, और ये सब चीजें हमारी स्टैटिस्टिक्स में कवर होती हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा क्या होते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो जैसे हम डाटा दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी, पढ़ा हुआ है ना। सो प्राइमरी डाटा में जो रिसर्चर होता है वो खुद मार्केट में जाता है, सर्वे करता है, खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करता है सारी इंफॉर्मेशन को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जहां पर आप खुद से नहीं जा रहे हैं, मार्केट में खुद से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और की कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को आप अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। जिसे किसी और ने कलेक्ट किया, सिर्फ हम अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे डाटा को हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। समझ में आ गया। मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा और मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, पेज नंबर 150 पर आप देख सकते हो। पहले मेथड्स दिए हुए प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के, जैसे इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू लिया अलग अलग लोगों का और उस तरह से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो ये प्राइमरी डाटा का मेथड है। फिर आप ऑब्जर्वेशन मेथड, किसी को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो ये भी प्राइमरी डाटा है। क्वेश्चनेयर मेथड, आपने प्रश्न पत्र दिया, फिल करने के लिए दिया, अलग अलग लोगों को दिया, बहुत सारे लोगों को दिया, तो ये भी क्या है, प्राइमरी डाटा। इस तरह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ऐसे क्वेश्चनेयर बाय पोस्ट, आप पोस्ट के थ्रू लोगों के घर पे एक क्वेश्चनेयर भेजते हो और फिर वो लोग आपको फिल करके और फिर दोबारा से आपके एड्रेस पर रिवर्ट कर देते हैं, तो ये भी प्राइमरी डाटा। और टू फिल द क्वेश्चनेयर बाय ट्रेनर्स, या आपने अपने अंडर में ना, ये जो पोस्ट और ट्रेनर वाला है ना, ये क्वेश्चनेयर के अंदर दो मेथड्स हैं बेसिकली। इन्होंने तो अलग करके 5 और 4 और 5 नंबर लिखा हुआ है ना, पर वैसे ही थर्ड का ए, थर्ड का बी आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे ट्रेनर मतलब करेस्पॉन्डेंट्स, जो है जैसे आपने कोई एजेंसीज होती है ना, तो वो खुद नहीं जा सकती एक एक जगह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, तो वो लोग हायर कर लेते हैं, फिर उनके बिहाफ पे वो लोग इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, तो उन्हें ट्रेनर्स कहते हैं। और फिर उनकी आंसरेबिलिटी होती है अपने मालिक के लिए कि भाई जो आपने दिया था मैं वो इंफॉर्मेशन इस पेपर में फिल करवा के करेक्टली लेकर आया हूँ, ठीक। और ऐसे सेकेंडरी डाटा में कैसे कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट, जो अलग अलग किताबें लोगों ने लिखी, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, कोई भी इंफॉर्मेशन, केस हिस्ट्रीज, ये सब चीजें, लेटर्स, डायरीज, मेमोयर्स, ये सब चीजों पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, कंपनी एजेंडास, जो सबको देख सकते हैं, जो पब्लिकली सबके लिए ओपन है, उससे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया जी, ये सेकेंडरी डाटा के सोर्स है। अब इसके बाद इन्होंने आपको दिया है
अब क्वेश्चंस आपके जैसे स्टार्ट कर दिए हैं कि ग्राफ क्या होता है अगले पेज पे, है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट +2 मिड पॉइंट होता है, ये सब पता है। पेज नंबर 153 पर देखो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में पहला बार डायग्राम, पहला ग्राफ क्या दिया हुआ है, ये आपका बार डायग्राम है ना, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये पिक्टोरियल होता है, लुक्स ब्यूटीफुल, दे आर अट्रैक्टिव, सुंदर लगते हैं। ऑल डाटा कैन बी प्रेजेंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से आप जितने भी डाटा आपके पास अवेलेबल हैं टेबुलर फॉर्म में, उन्हें आप ग्राफ की फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में और प्रेजेंट कर सकते हो। और इससे कंपैरिजन ऑफ टू डाटा इज पॉसिबल। इससे आप कोई भी दो तरह के अलग अलग डाटा जो है उन्हें आप आसानी से कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ ग्राफ देखिए अगले पेज पर, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, रेक्टेंगुलर ग्राफ, हिस्टोग्राफ और लीनियर ग्राफ। दिख गए? पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे कारें, एक कार उसने 250 को दिखाना है तो 100 के इक्विवेलेंट अगर एक है तो 100 और आगे आधी बना दी तो 250 के इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे 200 है तो 100 और 100, ठीक है, तो ऐसे करके आप दिखा सकते हो। ऐसे बार ग्राफ में भी क्या करेंगे, बार्स बनते हैं अलग अलग, ठीक है, उसे बार ग्राफ कहते हैं। रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगल बन जाता है, उसे डिवाइड किया जाता है। और हिस्टोग्राम में सारे जितने भी बार्स होते हैं उनको मिला कर लिखा जाता है, ठीक है। और लीनियर ग्राफ में डॉट्स को ज्वाइन किया जाता है। सर्कुलर में पाई चार्ट, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। सो ये हो गए आपके ग्राफ, पाई चार्ट। पाई चार्ट का एक क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिकल का, ठीक है। हाँ हाँ कर दो। ये सारे इसके आगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। हिस्टोग्राम क्या होता है, ये सब चीजें हमने बता दी। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, और इसके बाद आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी पर। पेज नंबर 176 पर आ जाओ, सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड, 176 पेज पर। बीच में सारे यही ग्राफ डायग्राम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं। एक एक पेज पे एक एक क्वेश्चन भी करते चलोगे तो बहुत है, ठीक है। आगे देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक वन वैल्यू जो अपने पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब करके उसे मीन मीडियन मोड के थ्रू प्रेजेंट करते हो, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो पहला आपका मीन होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अगर फ्रीक्वेंसी साथ दी हुई हो तो आप क्या लिख दोगे, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या लिख देंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और दूसरा इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। अगर शॉर्टकट से करना हो तो ये करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो मैं बता रही हूँ। जैसे कोई ये दिया हुआ है 10 20 30 40 50 और इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 2 3 2 2, और इसको आपने डायरेक्ट से तो वैसे ही हो जाएगा, एफ एक्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर देंगे। शॉर्टकट से बता देते हैं। शॉर्टकट में सबसे पहले डी निकालना होता है। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन आई। ए होता है एज्यूम्ड मीन, जो आप सीरीज में से ही ले रहे हो। तो जैसे ए हमने 30 ले लिया, ठीक है। और आई क्या होता है, इंटरवल, इनके बीच का डिफरेंस कितने कितने का है, सबका 10 10 का है ना। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा। अब आप हर आइटम को माइनस करो, 10 माइनस 30 अपॉन 10, 20 माइनस 30 अपॉन 10, 30 माइनस 30 अपॉन 10, 40 माइनस 30 अपॉन 10, 50 माइनस 30 अपॉन 10, ऐसे करके। तो ये आपका निकल के आ गया -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ डी, फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ और डी को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -2 0 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ, और कितना आंसर आ गया, 6 में से 4 गए 2। समझ आया? तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखो, हाँ
अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, मीन निकालने के लिए a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तो एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था 30, सिग्मा एफ डी कितना निकला 2, सिग्मा एफ इसका टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ 10 और इंटरवल आई कितने कितने का डिफरेंस है सब में 10 10 का। तो पहले इसे सॉल्व किया, 10 से 10 कैंसिल, 30 प्लस 2 आंसर कितना आ गया 32। तो दिस इज मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। सो ऐसे करके आप डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका मान लो वो दिया होता है ना रेंज वाली सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, उसमें भी यही करते हैं वैसे तो। देखो जैसे ये है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फ्रीक्वेंसी साथ दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें पता है पहले क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना। इसके बीच में क्या आएगा 15, 25, 35। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया ना, इसे x मान लो और इसे f मान लो। तो अब ये क्वेश्चन सेम पीछे वाला है, ये x है और ये f है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड से कर दो, चाहो तो शॉर्टकट से, सेम तरीका यूज करके आप आंसर, और आप जो भी मेथड अप्लाई करो आंसर हमेशा सेम आएगा। बात समझ आ गई। ये था मीडियन मीन सारा। अब बात करते हैं मीडियन की। अब कौन सी बात करते हैं, मीडियन। मीडियन का मतलब है जो सीरीज को दो बराबर भागों में बांटे उसे क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। सो मीडियन में देखते हैं जैसे नंबर ऑफ आइटम्स कितने दिए हुए हैं। जैसे देखो 4, 3, 9, 7, 8। सबसे पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 3, 4, 7, 8, 9। अब बीच वाला नंबर क्या है, वैसे तो सीधा ही दिख रहा है मीडियन, नहीं तो अदरवाइज ये जितने नंबर है एन कितना दिया हुआ है यहाँ 5, 5 का मतलब ऑड। नंबर ऑफ आइटम्स कितने दिए हुए हैं 5 है ना, तो ऑड है। तो जहां ऑड नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, जहां ऑड नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वहां पर हम रूल लगाते हैं n प्लस 1/2। तो n प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2, 6/2 का मतलब कौन सा आइटम हो गया, थर्ड आइटम। सो थर्ड आइटम का मतलब 1, 2, 3। आंसर कितना निकल आया 7। तो मीडियन कितना निकला 7। जब ऑड नंबर ऑफ आइटम्स हो तो उसमें +1 और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है। एक बात और देखो, अगर इसी में आप कर दो 3, 4, 7, 8, 9 और 1 10, एक आइटम हमने और बढ़ा दी, अभी एन कितना हो गया, इवन हो गया। तो इवन के केस में आप क्या करते हो, n/2th आइटम, n/2 + 1th आइटम और होल डिवाइडेड बाय 2, ये मीडियन होता है। तो 6/2, 6/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ये थर्ड आइटम। ये 3 + 1 फोर्थ आइटम बाय 2। थर्ड आइटम क्या है यहाँ पे, और फोर्थ आइटम क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2। 15/2 का मतलब कितना आंसर आया 7.5। सो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसे ही मीडियन हमें निकालना हो डिस्क्रीट सीरीज में, जैसे ये दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 2, 2। लेकिन अब जब भी आप मीडियन निकालो ना, सबसे पहले एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। जैसे ये ऑलरेडी दिया हुआ है, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में, एक ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। अब इसमें सी एफ निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे ये 1 लिखा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, एक एक जोड़ते जा रहे हैं। अब इसमें रूल यही होता है n + 1/2th टर्म। इस सीरीज में n + 1 10, ये जो लास्ट नंबर है ना यही n है, 10 + 1 by 2, 11/2 का मतलब 5.5। फाइंड इमीडिएटली ग्रेटर
नंबर इन CF। CF में इमीडिएटली ग्रेटर नंबर 5.5 से आने वाला बड़ा नंबर 6 है ना, तो ये मीडियन, मीडियन कितना हो गया 30, x इसका x, ये मीडियन क्लास, ये क्या है पूरी मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास में जो x होता है वो मीडियन हो जाता है, समझ आई? ये डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन हो गया। ग्रेटर नंबर इन CF, फाइंड इमीडिएटली ग्रेटर नंबर इन CF, ठीक है, ग्रेटर नंबर इन CF, ठीक है, ये CF लिखा हुआ है, दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, समझ आ गया? अब अगला देखो मीडियन निकालना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और इसमें भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास 1 2 3 2 2 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, CF ही निकालना है, 6 8 10। इसमें रूल होता है n/2 से निकालो, 10/2 का मतलब फिफ्थ आइटम, वही फाइंड इमीडिएटली ग्रेटर नंबर इन CF। तो फाइंड इमीडिएटली ग्रेटर नंबर इन CF, 5 से बड़ा आने वाला, ये तुम्हें मीडियन क्लास मिल गई, क्या मिल गई, मीडियन क्लास। अब इसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस PCF अपॉन F इंटू I, ये रूल होता है, ठीक है, n/2 माइनस PCF अपॉन F इंटू I। हम यहाँ पे लगा देते हैं लोअर लिमिट, इस क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 30, n/2 कितना निकला था 5, PCF पिछली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को PCF बोलते हैं, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी है 3। F सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी, दिस इज F, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वो भी 3 है, इंटरवल डिफरेंस अपर और लोअर का 10 है, तो ये आंसर आ जाएगा 30 प्लस ये 2, 10 टू जा 20/3, 30 प्लस 3 6 18, 36.67, ठीक है, दिस इज मीडियन। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स होते हैं जो शेप को 4 भागों में डिवाइड करें, डिसाइल्स होते हैं जो आपका क्या करता है 10 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो 10 में डिवाइड करता है, वो आपका 4 में डिवाइड करता है। और मोड क्या होता है, हाईएस्ट अकरेंस, मोड क्या होता है, हाईएस्ट अकरेंस इज कॉल्ड एज मोड। तो हाईएस्ट अकरेंस मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाला, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसी को मोड बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, इनमें तो जो सबसे ज्यादा बार है वो डायरेक्टली नजर आ जाता है। एक आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मोड देख लो, जैसे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 है, तो लाइक 1 2 3 2 2, इसमें मोड निकालना है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर दिया हुआ है 3 ना, 30 से 40, ये आपकी मोड क्लास है, इसे क्या बोलते हैं मॉडल क्लास। मोड नहीं निकला लेकिन मॉडल क्लास पता लग गई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। किससे देखा आपने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, समझ आई बात की। अब क्या करेंगे, इसमें मोड निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला पुट करते हैं, L प्लस Δ1 Δ1 प्लस Δ2 इंटू I, ये फॉर्मूला है, L प्लस Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2 इंटू I। ये क्या होता है, Δ1 होता है डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्लास एंड प्री मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही Δ2 होता है डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्लास एंड
ऐसे लिख देती हूँ बस, मॉडल क्लास एंड पोस्ट मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा, अब जैसे पुट करते हैं इसमें वैल्यूज को, अब जैसे यहाँ पे मोड में पुट किया तो एल लोअर लिमिट कितनी है 30 प्लस डेल्टा 1, इन दोनों का डिफरेंस तो 3 माइनस 1, और नीचे डेल्टा 1 तो 3 माइनस 1 ही है, प्लस डेल्टा 2 3 माइनस 2, पोस्ट मॉडल क्लास। समझ में आया? वो पहले वाले से वो बाद वाले से, और इंटरवल हमेशा इनका डिफरेंस ही होगा, 30 और 40 का डिफरेंस। तो अभी इसको पुट करते हैं, तो 30 प्लस ये 2 प्लस 1 और 10, तो 30 प्लस 10 टू जा 20/3, तो 30 प्लस 6.67 36.67। समझ में आया? दिस इज द आंसर। शेप्स, वेनिले मॉडल, ये सब चीजें आपको पता है। उसके बाद एक तीसरा एस्पेक्ट जो इन्होंने दिया है वो क्या दिया है, ज्योमेट्री। क्या दिया हुआ है थर्ड में? पहला एस्पेक्ट आपने अलजेब्रा के वो सिंपल क्वेश्चंस पढ़े थे, बॉड मास रूल और वो सब चीजें, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा पार्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, और तीसरा पार्ट इसमें क्या आ जाता है, ज्योमेट्री। तीसरा पार्ट क्या आता है, देखो पेज नंबर 193 पे दिया हुआ है, 194 पे, 194 पे टॉप पे पढ़ोगे, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्री, मिल गया ना? ये तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट स्टैट्स है, और पहला पार्ट अलजेब्रिक क्वेश्चंस है। समझ में आ गया? तो ज्योमेट्री आपको पता ही है, जिसमें शेप्स के बारे में पढ़ते हैं आप, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, सब पढ़ा हुआ है ना, रे क्या होता है, तो वही सब चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है? फिर आपके पेयर्स कौन कौन से होते हैं, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको, क्वाड्रिलेटरल, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर ट्रायंगल, ये सब आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है जी? और एक चौथा पार्ट इसमें और होता है, दैट इज जो आपने वो पढ़ा था, नहीं मेजरमेंट तो इसी में ही आता है, मतलब वो आपका वो वाला पार्ट में ही आ जाता है, ये मेंसुरेशन। क्या आ जाता है? मेंसुरेशन वाला पार्ट, जिसमें आप फॉर्मूला सारे पढ़ते हो ना, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, उनका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है? वो सारे आपने ध्यान देने हैं, तो उसके फॉर्मूले आपने सब पहले मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है, वो आप देख लेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज आ गई है, तो ये सारा हमारा सेकेंड यूनिट में था। आई होप सो सेकेंड यूनिट समझ में आई। थर्ड यूनिट भी देखो, प्रोफिशिएंसी इन अलजेब्रिक थिंकिंग, पेज नंबर 258 पर आ जाते हैं। सो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, पैटर्न्स क्या होते हैं। सो पैटर्न का मतलब होता है कुछ ऐसा स्टडी करना जो आपको एक जनरलाइजेशन की तरफ लेकर जा सके। ठीक है? जनरलाइजेशन मतलब कि अगला क्या होगा ये आप खुद बता सको। तो जैसे यहाँ इसने पैटर्न में देखा, पैटर्न ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है और पैटर्न टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जैसे इन्होंने पैटर्न बताया, ये माचिस की तीली एक बच्चे को पहले 2 दी गई तो उसने ऐसे लगा दी, अब वो इसी से पैटर्न बना रहा है। अगर ऐसे अगला अगर वो बनाएगा तो वो एक बार और ऐसा बना गया, तो मतलब 4 तीलियां यूज हो रही है ना। तो अगर यहाँ फर्स्ट पैटर्न पे हो, फर्स्ट स्टेज पे हो तो 2 तीलियां यूज हो रही हैं, सेकंड स्टेज पर हो तो 4 तीलियां यूज हो रही हैं, थर्ड स्टेज पर होंगे तो क्या होगा, 6। ठीक है? तो थर्ड पैटर्न पे हो तो 6 तीलियां। 2 बच्चों को कहा गया कि आप पैटर्न को दिखाओ, तो एक ने डायग्राम के थ्रू दिखाया और एक ने उसी चीज को टेबल के फॉर्म में दिखाया। अब यहाँ पर अब आपको अगर ये रिलेशन समझ में आ गया कि पहले बार 2 हैं, दूसरी बार 4 है, तीसरी बार 6 है, तो nth नंबर पर क्या होगा, 2n होगा। तो ये रिलेशंस को समझने के लिए हमें पैटर्न्स को स्टडी करना पड़ता है। समझ में आ गया जी? पैटर्न, सीक्वेंस, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, ट्रिक नंबर्स। पेज नंबर आ जाओ
264 पर। ट्रिक नंबर्स क्या होते हैं? ट्रिप्लेक्स, ये नंबर होते हैं जैसे पहले ट्रिप्लेक्स में ऐसे बनता है। ट्रिक नंबर में शुरुआत 1 डॉट से होती है। किससे होती है शुरुआत? 1 डॉट से। इसे बोलते हैं टर्म 1। क्या बोलते हैं? टर्म 1 ट्रिक नंबर्स में। दूसरा होता है ट्रिक नंबर्स में, जैसे पहले 1 था ना, इसके नीचे 2 लगा दिए, ठीक है, तो ये टर्म 2 बन गया। अब फिर 1 डॉट के बाद नीचे 2 लगाए हैं, तो अब कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो टर्म 3 में नंबर्स कितने हैं? 6 हैं। तो टर्म 1 है तो नंबर्स भी 1 है। टर्म 2 है तो नंबर कितने हैं? 3 है। टर्म 3 है तो नंबर कितने हैं? 6 है। टर्म 4 होगी तो नंबर्स कितने होंगे? जैसे यहाँ 3 आया तो वहां 4 आ जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे टोटल। तो नंबर कितने हो जाएंगे? 10। और ये हम कैसे निकाल रहे हैं? देखो, एक रिलेशन इसमें समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है कि हर बार काउंटिंग में जैसे पहला 1 है तो अब 1 में 2 जोड़ा गया है, अब 1 में 2 जोड़ने के बाद 3 जोड़ा गया है, अब 1 में 2 और 3 और फिर 4 जोड़ा गया है। तो ट्रिक नंबर्स में यही रिलेशन होता है कि जब ये nth नंबर पर होगा तो ये हमें दिखाना पड़ेगा 1 + 2 + 3 और टिल कहां तक? n तक। और ये जो n तक के नेचुरल नंबर्स होते हैं इनका सम क्या होता है? जो n तक के नेचुरल नंबर्स होते हैं इनका सम क्या होता है? n तक के नेचुरल नंबर्स का सम होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n + 1/2, ये होता है n + 1/2, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो ये है 15वां नंबर, तो यहाँ पर ट्रिक नंबर में कितनी माचिस की तीलियां यूज होंगी तुम्हें निकालने के लिए बोल रहा है, तो कितनी माचिस की तीलियां यूज होंगी? 15, 15 और 1 16/2, 2 8 16, 15 8 120। तो अगर ये 15वें नंबर की टर्म होगी तो तीलियां कितनी यूज होंगी? 120। हमने निकाल दिया। समझ में आया? तो ट्रिक नंबर्स इन्हीं को बोलते हैं। पावर्स ऑफ 2 अपने आप पढ़ लेना, आसान है। फंक्शनल रिलेशंस, जब आप रिलेशंस को फंक्शंस के थ्रू दिखाते हो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशंस। जैसे किसी उसके थ्रू दिखाते हैं, जैसे प्राइस है तो प्राइस बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ डिमांड कम होती जा रही है, फिर उसको डायग्राम पे भी दिखाया और टाइम के अकॉर्डिंगली एक उसमें चेंज देख रहे हो, ठीक है। ये देखिए जी, ये सारा हो गया। फैक्टर्स क्या होते हैं ये सब आपने करना है। क्रिप्टेरिथम, लॉजिकल पजल्स। अब देखो इसके बाद आया सीधा लेसन प्लान 296 पेज पर। लेसन प्लान, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेसन प्लान फर्स्ट ईयर में भी आया था ना, लेसन प्लान जरूर आता है, ठीक है, 296 पेज पर। तो व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? जो एक छोटा सा यूनिट जो आप आज क्लास में पढ़ाने जा रहे हो उसका एक पूरा फॉर्मेट कि कैसे कैसे प्लान करना है, कब क्या पढ़ाना है, क्या करना है, तो वो आप पूरा प्लान आउट लेसन प्लान के थ्रू करते हो। और आपकी जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग 3 तरह से की जाती है। एक एनुअल प्लानिंग होती है, एक यूनिट प्लानिंग होती है और एक डेली लेसन प्लानिंग होती है। तो यूनिट प्लान, जो एनुअल प्लानिंग होती है तो पूरे साल का जो आपने पढ़ाना है, जो पूरा सिलेबस है उसका एक पूरा प्लान आउट, सितंबर मंथ में ये, अक्टूबर मंथ में ये, नवंबर मंथ में ये, तो वो पूरे पूरे मंथ के अकॉर्डिंगली पूरे साल का प्लान आउट। जो यूनिट प्लान होता है वो वीकली होता है बेसिकली, और यूनिट में पूरी यूनिट कितने दिनों में कितने पीरियड्स में कवर होगी उसका पूरा डिटेल प्लान आउट, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट प्लान। और लेसन प्लान आपका क्या होता है? एक पर्टिकुलर लेसन जो आज की क्लास में कवर करवाया जाएगा उसका पूरा प्लानिंग जो हम तैयार करते हैं, ठीक है। What are the characteristics of a good lesson plan? एक अच्छे लेसन प्लान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि वो डिविजन्स होता है उसका यूनिट्स में, उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है वो, और वो प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा लेसन प्लान है। टाइम को देखकर बनाया जाए, ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाए, इलस्ट्रेशंस का यूज किया जाए, इंडिविजुअली गाइड दे करे बच्चों को, बच्चों के काम को इवैल्यूएट करे, उनके होमवर्क को भी देखे। तो ये सब बातें जहां लेसन प्लान में होंगी, ऐसे लेसन प्लान को हम गुड लेसन प्लान कह सकते हैं, ठीक है।
ये लेसन प्लान का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये जरूर करना है आपने एक क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर 299 पर मिल गया। सबसे पहले ऊपर टॉप में प्यूपिल टीचर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, राइट साइड में पीरियड, डेट, ड्यूरेशन, एज ऑफ द चाइल्ड, एवरेज एज, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कोई भी टॉपिक, जैसे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, टॉपिक कौन सा लिया हुआ है पहले लेसन प्लान में? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाने के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा, बच्चे की रीजनिंग पावर डेवलप होगी, बच्चे का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में क्रिएट होगा और बच्चा उस नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई कर पाएगा। ये सब इसके क्या है? जनरल ऑब्जेक्टिव्स। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट करना आएगा, बच्चे से सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछे जाए तो उसका कॉन्सेप्ट पता होगा, उसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के करना आएगा। ये सब उसके क्या है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गए? उसके आगे प्रीवियस नॉलेज, मटेरियल नीडेड, फिर एक्टिविटीज ऑफ द प्यूपिल टीचर, भाई क्या क्या इसमें प्यूपिल टीचर करवाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन करवाएंगे। और फिर ये देखो 4 कॉलम में आप इसको डिवाइड करेंगे। टीचिंग पॉइंट्स में क्वेश्चन ले लिया, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी मतलब आप जो जो उसके क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हो या बता रहे हो, पूछ रहे हो, और फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे आंसर बताएंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में जो जो आप बोर्ड पे नोट करके दिखाओगे वो सारा ब्लैक बोर्ड वर्क में आ जाएगा। इस तरह से आप लेसन प्लान कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इसके नीचे जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, रिकैपिचुलेशन और होमवर्क भी होता है, जो इस वाले लेसन प्लान में नहीं दिया हुआ, सेकंड वाले में कंप्लीट स्टेप्स दिए हुए, ठीक है। तो ये आप लेसन प्लान एक कोई भी देख लेना, ठीक है, 1-2 देख लेना। 9-10 लेसन प्लान दिया हुआ। फिर माइक्रो टीचिंग क्या होता है? पेज नंबर 316 पर आ जाओ। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है? जो एक ऐसी टीचिंग प्रोसीजर जो एक प्रैक्टिस की तरह यूज किया जाता है, जिसमें रिड्यूस नंबर ऑफ पीपल होते हैं, रिड्यूस्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, और जहां पर एक स्पेसिफिक टीचिंग मेथड को डेवलप किया जाता है, एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को एक समय पर डेवलप किया जाता है। तो जैसे 5 से 7 बच्चे आप ही की क्लास के, अदर पीपल टीचर, उनको आप पढ़ा रहे हैं, और 5 से 10 मिनट का समय और एक टीचिंग स्किल, चाहे हो सकता है वो ब्लैक बोर्ड स्किल हो, चाहे हो सकता है वो क्वेश्चन आंसरिंग स्किल हो सकता है वो प्रॉबिंग स्किल हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन स्किल हो, तो किसी एक स्किल को एट अ टाइम डेवलप करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग पता है आपको पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? एलन ने। माइक्रो टीचिंग के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? एलन। देखो ये जो 317 पेज पे सबसे पहली परिभाषा दी हुई है ना एलन की, यही व्यक्ति है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था? 1964 में किया था। वो डेफिनेशन दी हुई है। सो माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन अ क्लास साइज एंड टाइम, जिसमें टाइम और क्लास साइज को रिड्यूस करके और फिर टीचिंग दी जाती है। तो स्केल डाउन का मतलब यही है कि डाउन कम कर, मतलब डाउन मतलब नीचे लाना, जिस लेवल पे आप नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाते हो उससे एक स्टेप नीचे जाके पढ़ाना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेप्स, इसके पढ़ लेना। माइक्रो लेसन प्लान की ये देखो माइक्रो टीचिंग की साइकिल भी होती है, 319 पेज पे दी हुई है इसकी साइकिल, सर्कल में दी हुई है ना। सबसे प्लानिंग सबसे पहले, फिर उसके बाद टीचिंग, फिर फीडबैक, और फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक, ठीक है। 6 स्टेप्स होते हैं इसके। अगले पेज पे देखिए टाइम ड्यूरेशन फॉर माइक्रो लेसन प्लान, 320 पेज पर 6 मिनट टीचिंग, 6 मिनट फीडबैक, 6 मिनट 12 मिनट रीप्लान, और फिर दोबारा रीटीच के 6 मिनट और री फीडबैक के 6 मिनट। तो ये कितने हो गए? 6 चौक 24, 25 26 और 10 36 मिनट का। ये फीड कितने का हो गया माइक्रो टीचिंग का टाइम? वैसे 45 मिनट्स का पीरियड होता है, इसमें कितने मिनट्स का हुआ? 36 मिनट्स में सब कुछ है, सिर्फ टीचिंग टाइम 6 मिनट का आपको मिल रहा है। समझ में आया? तो 5 से 10 मिनट बताया था ना मैंने, तो टीचिंग टाइम 6 मिनट का इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब माइक्रो लेसन प्लान भी आपके देखो बने हुए हैं पेज नंबर 324 पर। देखिए ये माइक्रो लेसन प्लान, छोटा सा लेसन प्लान कोई भी एक इसका कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगली यूनिट पर आ जाओ, लास्ट यूनिट
इश्यूज अबाउट असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। क्या क्या इश्यूज होते हैं असेसमेंट में? सो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करते हो किसी भी टूल्स का यूज करके, तो वो हमारा असेसमेंट होता है। ठीक है, कि बच्चों ने क्या सीखा हम ये देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो टूल्स होते हैं उनका यूज करते हैं हम, तो उनके थ्रू हम बच्चों की परफॉर्मेंस को जज करने की कोशिश करते हैं। अगले पेज पे देखिए, वी शुड असेस द स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। आप बच्चों को कैसे कैसे असेस कर सकते हो? ये देखो, टू क्लासीफाई और ग्रेड स्टूडेंट्स, बच्चों को क्लासीफाई करके उनको ग्रेडिंग प्रोवाइड करके उन्हें असेस कर सकते हैं। ग्रेडिंग मतलब नंबर देकर, ग्रेड्स मतलब मार्क्स या ए बी सी ऐसे ग्रेड देकर आप बच्चों को असेस कर सकते हो। दूसरा, टू गाइड इम्प्रूवमेंट, उनकी इम्प्रूवमेंट चेक करके उन्हें आप देख सकते हो। तीसरा, टू एनेबल स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन, बच्चों की प्रोग्रेशन को चेक करके। चौथा, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ ओपिनियन, बच्चों की चॉइस ऑफ ओपिनियन को चेक करके, लाइक वो किस तरह की 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो किस तरह की ओपिनियन को चूज कर रहे हैं, उससे आपको उनकी थिंकिंग उनकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। ठीक है, और टू डायग्नोज फॉल्ट्स, उनकी गलतियों को निकालकर फाइंड आउट करके भी आप उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। टू गिव देम फीडबैक ऑन हाउ आवर टीचिंग इज गोइंग ऑन, अपने आप को खुद को फीडबैक देकर कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमें कहीं कुछ बदलाव करने की जरूरत तो नहीं है। ऐसे भी हम बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। क्यों? जिस टीचर की क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो टीचर का खुद का फीडबैक भी अच्छा होगा, तो हम अपने आप को फीडबैक दे सकते हैं, जहाँ बदलने की जरूरत है वहाँ बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बच्चों को मोटिवेट करके, और इसी तरीके से आप बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं? एफए और एसए, ये करा हुआ है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। बाकी नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट ये भी खुद कर लेना। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ये सब इसके अच्छे असेसमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, एनसीएफ के बारे में पढ़ा हुआ है ना, वो भी करना है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, एफए, एसए पढ़ने हैं। लास्ट में असेसमेंट टूल्स आ जाता है जिसमें ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट वर्क, पेज नंबर 355 पर। चेकलिस्ट, रिटन टेस्ट, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, नैरेटिव्स और असाइनमेंट, इनके थ्रू हम बच्चों को इवेल्युएट करते हैं। ये सारे टूल्स हैं, इन्हीं का एक्सप्लेनेशन आगे चल के दिया हुआ है। ठीक है, सारा देख लो जी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया सारा। मतलब जो मैंने एक ओवरव्यू देना था ना, ये पीछे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, ये जरूर कर लेना। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेज नंबर, सबसे पहला पेपर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरम्स, जो हमारी एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को प्रूव करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो हमारी क्या होती हैं? थ्योरम्स। ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ा था, नोन टू अननोन। ठीक है, और व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमने पढ़ा है। जैसे समस्या सामने होती है और हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है, बट फिर भी हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना कौन सा मेथड होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके मेरिट्स होते हैं, बच्चे में ह्यूरिस्टिक थिंकिंग डेवलप होती है, और बच्चे को जो है ना मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है, रीजनिंग पावर डेवलप होती है। ठीक है, बच्चे को पता लगता है कि प्रॉब्लम कहते किसको है। ये सब इसके क्या होते हैं? मेरिट्स होते हैं। समझ में आया? आगे, व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर एफए क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, एफए का मतलब होता है जो फॉर द टाइम बीइंग बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए उसके टेस्ट लिए जाते हैं, वो फॉर्मेटिव होते हैं। और सबमेटिव होते हैं जो साल के एंड में, टॉपिक के एंड में लिए जाते हैं, फाइनल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सबमेटिव असेसमेंट। ठीक है, असाइनमेंट, इवेल्युएशन, असेसमेंट, ये बीच वाला पार्ट देखो, ये 2-3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के आ गए ना, बस यही आते हैं, इतना ही पार्ट। और लास्ट में देखो आगे ट्रायंगल। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मैथमेटिक्स टीचिंग। तो देखो, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको एक ओवरव्यू में बताई हैं। समझ में आ गया सारा? ठीक है, सो इट्स मोर देन इनफ अगर आप इतना कर लेते हो। जैसे टूल्स ऑफ असेसमेंट, लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा है ना, ये अच्छे से कर लेना। उसमें 10 टूल्स दिए हुए हैं सारे असेसमेंट तक, लास्ट जो है वो असाइनमेंट वाला टूल है,
तो वो अपने आप कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही हम आज की क्लास ओवर कर रहे हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू।